नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग इस विषय पर में चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। देखिए, शिक्षण के उद्देश्य हम लोग मातृभाषा का क्या महत्व है ये हम लोग जान गए हैं, लेकिन मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है। जब अब टीचिंग की बात आई, प्रैक्टिकल की बात हो रही है कि भाषा का जब हम टीचिंग करेंगे तो एक शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या होना चाहिए। दो कोटेशन मैं यहाँ रख रहा हूँ, दोनों कोटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लें। पहला कोटेशन ये है, सीताराम चतुर्वेदी, वो कहते हैं कि भाषा की शिक्षा का उद्देश्य यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य वह है यह है कि हम दूसरों की कही हुई लिखी हुई बातों को ठीक ठीक समझें, पढ़ सकें तथा शुद्ध, प्रभावोत्पादक और रमणीय ढंग से बोल और लिख सकें। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सीताराम चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि हम कही हुई या लिखी हुई बातों को पढ़ सकें, समझ सकें, अर्थ ग्रहण कर सकें, ये उद्देश्य होना चाहिए। कहा भी गया है भाषा शिक्षण के जो चारों कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, स्पष्ट लिखा गया है कि इन्हीं कौशल को विकसित करना ही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। भाषा शिक्षण का, मातृभाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल में पारंगत करना, ये चारों कौशल में विकसित करना, यही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। सीताराम चतुर्वेदी ने भी इस बात को कहा। अब एक है के क्षत्रिय, उनका ये कहना है कि भाषा शिक्षण विद्यार्थियों को शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं मधुर तथा प्रभावोत्पादक भाव अभिव्यक्ति में सफल बना सकें, चाहे यह अभिव्यक्ति मौखिक हो अथवा लिखित, दूसरों की और दूसरों की कथित या लिखित बात को समझने की क्षमता प्रदान कर सके। वही बात इन्होंने भी कहा है। एक बात इन्होंने ये जोड़ दिया है कि कैसा शुद्ध, सरल, स्पष्ट, मधुर। उन्होंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक शब्दों को रखा है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य के तौर पर में हम ऐसे भाषाओं को सिखाने की बात करें, ऐसे स्किल को सिखाने की बात करें जो शुद्ध हो, स्पष्ट हो, सरल हो, मधुर हो, प्रभावोत्पादक हो। ये सब सारे जो विशेषताएं हैं भाषा को गढ़ने की या भाषा को उन्नत करने की, भाषा को गुणात्मकता प्रदान करने की, ये सारे विशेष तथ्यों को बच्चों को सिखाना ही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। वैसे तो भाषा शिक्षण में या अन्य शिक्षण में दो प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा होती है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। अंग्रेजी में जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध विशेष रूप से विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध विशेष रूप से पढ़ाए जाने वाले पाठ से होता है। ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं, भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य का संबंध भाषा से है, विषय से है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य का संबंध किससे होता है? पढ़ाए जाने वाले पाठ से। इसी आधार पर में विद्वानों ने कुछ भाषा शिक्षण के दृष्टि से, विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन भाषा शिक्षण की दृष्टि से सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों को के अंदर, उसके अंदर और भी बहुत सारे उद्देश्यों को रखा है। कौन कौन से उद्देश्य इसमें शामिल किए गए हैं, एक एक करके सारे उद्देश्यों के ऊपर में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य जो है भाषा शिक्षण का, वो है ग्राह्यात्मक उद्देश्य। ध्यान रखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। ग्राह्यात्मक उद्देश्य। अब ये ग्राह्यात्मक उद्देश्य में ग्राह्य का क्या अर्थ होता है? पहला उद्देश्य की बात हम कर रहे हैं। ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करना, अब मतलब एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना। यानी कि यदि भाषा दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो बच्चों में उन कौशल को विकसित करना जिसके द्वारा वह मौखिक एवं लिखित रूप में व्यक्त किए गए विचारों को ग्रहण कर सकें। मतलब भाषा शिक्षण का पहला उद्देश्य है ग्राह्यात्मक, जिसके माध्यम से यह
हमें कोशिश करनी है शिक्षक के तौर पर में कि हम लिखित और मौखिक रूप से जो भी चीज़ें हम बच्चों के बीच में रखेंगे, बच्चे उसको ग्रहण कर सकें। और ग्रहण करने के लिए आपको पहले भी बताया गया है, ग्रहण करने के दो पक्ष भाषा के बताया गया है। एक पक्ष होता है सुनकर और एक पक्ष होता है पढ़कर। भाषा शिक्षण के माध्यम से ग्रहण पक्ष में दो बातें आती हैं, सुनना और पढ़ना। सुनकर और बोलकर जो है, पढ़कर जो है हम लोग किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। अब है कि सुनकर हम विचारों को जब ग्रहण करेंगे, सुनकर जब हम विचारों को ग्रहण करेंगे तो इससे क्या होगा, या इसको हम कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या हम ऐसा करें कि बच्चे सुनकर हमारे विचारों को ग्रहण करें, तो शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। शिक्षक को आदर्श वाचन करना चाहिए। शिक्षक कक्षा में जब भी जाते हैं, विषय को प्रस्तुत करते हैं, उनके द्वारा जब वाचन किया जाता है, उनके द्वारा जब बोला जाता है विषय वस्तु को अनुच्छेदवार, तो उनके द्वारा बोली जाने वाली वाचन को हम लोग आदर्श वाचन, तो आदर्श वाचन हमें करना चाहिए शिक्षक के तौर पर में। दूसरा है भाषण देना चाहिए, स्पीच देना चाहिए। तीसरा है वार्तालाप करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बच्चों को निर्देश देना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। कविता पाठ करना चाहिए, प्रश्न उत्तर पूछना चाहिए, नाटक देखना चाहिए, क्योंकि नाटक में जब संवाद कथन होता है तो बच्चे सुनेंगे। आकाशवाणी मतलब रेडियो, दूरदर्शन यानी टेलीविज़न, इन दोनों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को देखना। तो ये सब सारे एक्टिविटीज़ शिक्षक के द्वारा कराना चाहिए। इन सारे एक्टिविटीज़ से क्या होगा, बच्चे सुन कर के विचारों को ग्रहण करेंगे। अब है कि ये जब सुनकर विचारों को बच्चे जब ग्रहण करेंगे तो उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, उनके नॉलेज में क्या परिवर्तन आएगा, वो क्या चीज़ सीखेंगे, वो सीखेंगे ध्यानपूर्वक सुनने की कला विकसित होगी उनमें। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति उनके अंदर डेवलप करेगी, पहली बात। दूसरी बात, छात्र सुनते समय शिष्टाचार के नियम और अनुशासन का पालन कर सकेंगे। ध्यान रखिए, जब क्लास में रहते हैं और शिक्षक बोल रहा होता है और छात्र सुन रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा होता है और शिष्टाचार का जो नियम है, मतलब जो एक डिसिप्लिन का जो एक पैरामीटर्स है, उसको कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे होते हैं। दो बात, छात्र सुनी गई सामग्री का अर्थ एवं उसके भाव को समझने की चेष्टा कर सकें। जब हम बोलते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारे विचारों को जब सुनता है तो अर्थ ग्रहण करता है, भावों को ग्रहण करता है। चौथा, छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझकर उत्तर देंगे। ध्यान रखिए, हम प्रश्न जब पूछेंगे तो प्रश्न पूछने के तुरंत बाद छात्रों में प्रतिक्रिया होती है कि प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न के क्या अर्थ निकले। जब सही से सुनेंगे, जब उस प्रश्नों के सही भाव को ग्रहण करेंगे, तभी तो आप उत्तर देंगे। तो बच्चों के अंदर क्या क्या व्यवहारगत परिवर्तन हो रहे हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। छात्र अध्यापक के निर्देशों को समझकर उनका पालन कर सकेंगे। पढ़ने पढ़ाने के दरमियान जब हम कई जगह ऐसा होता है जहाँ शिक्षक द्वारा छात्रों को निर्देश किया जाता है कि आप इस पेज पर में इस पन्ने को देखिए, या इस प्रश्न को देखिए, या इस उत्तर को देखिए, या इस अनुच्छेद को देखिए। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस किस लिए, कहीं ना कहीं बच्चों को सुनकर के विचारों को ग्रहण करने के लिए दिए जाते हैं। छठी बात, छात्र सुने गए नवीन शब्द, मुहावरे आदि का प्रयोग स्वयं की अभिव्यक्ति में करते हैं। जब छात्र सही किसी बात को सुनेंगे, शिक्षक के द्वारा कहे गए किसी कथन को सुनेंगे, तो उनके अंदर नवीन शब्द सीखने की प्रवृत्ति डेवलप होगी, शब्दावली, शब्द के भंडार बढ़ेंगे, मुहावरे सीखेंगे बच्चे। और इन सारे शब्दों को और इन सारे मुहावरों को वह स्वयं की अभिव्यक्ति, जब उनको स्वयं के विचारों को व्यक्त करने के लिए शिक्षक के द्वारा निर्देश दिया जाएगा कि चलो तुम खड़े होकर के इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताओ, तो बच्चे कोशिश करेंगे कि नए नए शब्दों को अपने वाक्यों में इम्प्लीमेंट करें, नए नए मुहावरों को वाक्यों में डालें। तो सुन करके, पहली बात क्या हो गई कि हम सुन करके विचारों को ग्रहण करने की कला छात्रों में डेवलप करेंगे। दूसरा जो ग्रहण पक्ष है, ग्रहण पक्ष में दो बातें आई थी ना, सुन करके और पढ़ करके। तो पढ़ करके विचारों को ग्रहण करने का मतलब क्या है, जैसा कि आप जानते हैं साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, क्योंकि सारी जो हमारी मानव सभ्यता की जितनी पूंजी है, हमारी संस्कृति जो है, हमारे जो रीति रिवाज, हमारे सारे
नॉलेज, नॉलेज का भंडार, नॉलेज का जो खजाना किताबों में छुपा हुआ है, पुस्तकों में, साहित्यों में छुपा हुआ है, उसी के माध्यम से हमें अपने सारी सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्य को समाज का दर्पण, आईना कहा गया है। और ये जो आईना है, ये जो साहित्य है, इससे परिचित होने के लिए, सीखने के लिए छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। और इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं, गद्य विधा, पद्य विधा, आत्मजीव कथा, जीवनी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वर्णन, व्याकरण, इन सारे पुस्तकों को पढ़ने के लिए छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। सारे पुस्तकों को पढ़ने के लिए छात्रों को अभिप्रेरित, इससे क्या होगा? अभिप्रेरित मतलब पढ़ करके, पढ़ेंगे तो उसके भाव को ग्रहण करेंगे, उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे। तो इसके लिए, इससे छात्रों में कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन होंगे? इसके माध्यम से छात्रों के अंदर व्यवहारगत परिवर्तन होंगे कि शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे, उचित गति, उचित स्वर एवं उचित उच्चार चढ़ाव के साथ जो है पढ़ेंगे। बच्चे जब किसी विधा को जब पढ़ेंगे बोल करके, तो उनके अंदर क्या व्यवहारगत परिवर्तन होगा? शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे। उचित गति मतलब कितनी तेज़ी से हमें किसी चीज़ को पढ़ना चाहिए, वो सीखेंगे। स्वर, उचित स्वर, कहाँ हमको ज़्यादा, आप लोग पढ़े होंगे ना, स्वराघात, बलाघात, तो कहाँ ज़्यादा जोर दे करके पढ़ना है, कहाँ कम जोर दे करके पढ़ना है, ये सब सीखेंगे। और उचित उतार चढ़ाव के साथ शब्दों में और अपने धारा प्रवाह में जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो उतार चढ़ाव का अनुपालन करना पड़ता है। तो ये बच्चे पढ़ने के माध्यम से ये सब चीज़ें सीख सकेंगे। इसके अलावा दूसरा, छात्र पठित सामग्री को ध्यान एवं धैर्य के साथ पढ़ेंगे। पढ़ना एक कला है बच्चों, और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ देना है, पढ़ करके हमें अर्थ को भी ग्रहण करते हुए चले जाना है। वास्तव में पढ़ने का वास्तविक मीनिंग यही होता है कि जो लिखी हुई शब्द है, जो छपे हुए शब्द हैं, उसको केवल पढ़ना ही नहीं है, उसको पढ़ करके उसके अर्थ भाव को भी ग्रहण करते जाना ही वास्तव में पढ़ना है। तो ये भी छात्रों को आ सकेगा। छात्र पठित सामग्री का केंद्रीय भाव ग्रहण कर उसका सारांश बतला सकेंगे। जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं, गद्य को पढ़ेंगे या पद्य को पढ़ेंगे, तो किसी भी कहानी हो, कविता हो, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, हर विषय वस्तु का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है, ऐसा कोई ना कोई केंद्रीय भाव होता है जो नॉलेज है। हर विषय वस्तु का केंद्रीय भाव उसका मुख्य नॉलेज माना जाता है, और उन नॉलेजों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होकर के बच्चे सीख सकेंगे, केंद्रीय भाव ग्रहण कर सकेंगे। और तत्पश्चात हम बच्चे को कहेंगे कि चलो ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ा है, अब इसके सारांश को बताओ या सारांश को लिख करके व्यक्त करो। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हम बच्चों के माध्यम से कर सकेंगे, पढ़ने के माध्यम से। साथ ही साथ छात्र पठित सामग्री को पढ़ करके उसका भाव समझ सकेंगे। पढ़ना भी है और उसके भाव को भी ग्रहण करना है। तो बच्चों, मैंने पहले उद्देश्य के अंतर्गत ग्राह्यात्मक उद्देश्य में यह बताया गया कि बच्चे को सुन करके और पढ़ करके विचारों को ग्रहण करने की कला डेवलप करनी होगी। ये पहला उद्देश्य हुआ। अब हम दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं। दूसरा उद्देश्य है अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य। क्या है? अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य। अभिव्यंजना का मतलब क्या होता है? मौखिक या लिखित भाषा के माध्यम से अपने अनुभवों, अपने विचारों को दूसरे के सम्मुख अभिव्यक्त करना। अभिव्यंजना का मतलब क्या हुआ? मौखिक या लिखित विचारों को दूसरे के सम्मुख अभिव्यक्त करना। किस प्रकार से? मौखिक भाषा के माध्यम से या फिर लिखित भाषा के माध्यम से। इस उद्देश्य के माध्यम से छात्रों में अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करना शामिल है। देखिए, कौशल तो हम सीखेंगे, लेकिन कौशल को अभिव्यक्त करने की कला भी तो आनी चाहिए। विशेष रूप से अभिव्यक्त करने की कला की बात इसमें हुई है, इसलिए इसका नाम ही है अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य। अब इस अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षक को दो बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। क्या रखना जरूरी है? अभिव्यक्ति हम कैसे करते हैं? या तो हम मौखिक रूप से बोल करके करेंगे या फिर लिखित रूप से बोल करके करेंगे। तो शिक्षक को क्या करना होगा? मौखिक रूप से बोल करके विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए क्या करना होगा? बच्चों से हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे हम विचार विमर्श करेंगे, प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा, दृश्य या घटना का वर्णन करने के लिए बोलेंगे कि आप कल जो आपने विद्यालय में जो भी भाषण की प्रतियोगिता हुई या प्रार्थना सभा में जो भी गाना गाया गया या जो भी भाषण दिए गए, चलो उसको
अभिव्यक्त करो, या कोई घटना जो आसपास कोई घटी है उसको तुम बोलो। तो ये चीज़ बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर देंगे। अभिव्यक्त का जो पक्ष है उसको विशेष रूप से फोकस करना है इसमें। कहानी कहने का अवसर देंगे, पढ़ने के लिए कहेंगे, वाद विवाद करवाएंगे बच्चों को, भाषण कविता पाठ करवाएंगे बच्चों से, नाटक करा सकते हैं, बच्चों का इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इतने सारे एक्टिविटीज जो है हम बच्चों के लिए कर सकते हैं ताकि बच्चे अधिक से अधिक मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। पहली बात। इसमें दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष क्या है, लिखित, मौखिक और लिखित। लिखित के बारे में क्या करेंगे, लिखित के बारे में हम सुलेख का बच्चों का अभ्यास करेंगे। याद रखिए, लेखन कौशल में विकसित छात्रों को करने के लिए सबसे पहले सुलेख सिखाएंगे, उसके बाद शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना सिखाएंगे, पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना सिखाएंगे, निबंध लेखन सिखाएंगे, पत्र लेखन सिखाएंगे, कहानी लिखना सिखाएंगे, कविता लिखना सिखाएंगे, डायरी लेखन सिखाएंगे, संवाद डायलॉग राइटिंग सिखाएंगे, आत्मकथा अपने बारे में लेखन करने के लिए सिखाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ ओवरऑल कि अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य में शिक्षक छात्रों को मौखिक रूप से बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देगा और लिखित रूप से ज़्यादा अवसर देगा, और दोनों ही अवसर छात्रों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति को प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। तो दूसरा उद्देश्य अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य हुआ। तीसरा उद्देश्य की हम चर्चा करें। तीसरे उद्देश्य में बात हुई है रचनात्मक उद्देश्य। रचनात्मक उद्देश्य, अब ये रचनात्मक उद्देश्य क्या कहता है, रचनात्मक उद्देश्य को हम सृजनात्मक उद्देश्य भी कहते हैं, क्रिएटिविटी जिसको आप कहते हैं, क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव जिसको आप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, नवीन या नई मौलिक रचना करने की कला सिखाना। बच्चे को भाषा सीखना का मतलब नहीं है कि केवल ग्रहण करना और उसको अभिव्यक्त करना। ग्रहण और अभिव्यक्ति के बाद की बात आती है कि खुद से रचना करने की शक्ति डेवलप करना है, कुछ न कुछ सृजनात्मकता डेवलप करनी पड़ेगी। अब ये सृजनात्मकता के बारे में जहाँ तक बात है, प्रत्येक बालक में, याद रखिए बच्चों, प्रत्येक बालक में सृजनात्मक योग्यता होती है। आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, हर बालक में कोई न कोई सृजनात्मक पक्ष बहुत अच्छे से होता है, उसको आपको पकड़ने की ज़रूरत है, बच्चे को विकसित करने की ज़रूरत है कि उचित अवसर पर में उस सृजनात्मक योग्यता को हम कैसे विकसित करें, उचित अवसर पर में उस रचनात्मक योग्यता को हम कैसे विकसित करें। इसके लिए हमें छात्रों को उस रचनात्मक योग्यता की परख समझनी होगी या रचनात्मक योग्यता को जानना होगा। भाषा शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है, भाषा शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वह बालक की ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को विकसित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। क्या हम यह जान करके भी अनजान बन जाएंगे कि छात्र में ये अच्छा लिखता है, तो हम उसको और मोटिवेट करेंगे कि तुम और अच्छा लिखो, और कुछ लिखो, और अलग लिखो। कुछ कोई अच्छा बोलता है तो तुम बहुत अच्छा स्पीच दे सकते हो, और अच्छा बोलो, और नए नए शब्दों को गढ़ो। तो हम ये प्रयत्न करते रहेंगे। ये जो ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा हमें मिली है छात्रों के माध्यम से, उस प्रतिभा को हमें अधिक से अधिक निखारने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि बच्चे में सृजनात्मक योग्यता का जो एक लेवल है वो अधिक से अधिक निखर करके सबके सामने में आएगा। क्योंकि सृजनात्मकता जहाँ तक बात है मित्रों, भूलना नहीं चाहिए, बच्चों भूलना नहीं चाहिए। इस सृजनात्मकता की ही योग्यता ने मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त जैसे नाना प्रकार के बहुत सारे साहित्यकारों को जन्म दिया। इसी रचनात्मक योग्यता ने उन्हें पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी। तो क्या हम ये जो योग्यता छात्रों में हम देखेंगे, हम उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हमें अधिक से अधिक सृजनात्मक योग्यता को डेवलप करने की कोशिश करनी होगी, और इसके लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, लगातार निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, हमें रुकना नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षक को लिखित अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने के साथ साथ कुछ और प्रयास करने की ज़रूरत है। क्या प्रयास करने की ज़रूरत है? रचनात्मक योग्यता में लिखित कौशल विशेष रूप से महत्व रखता है। तो इसके लिए हमें मौलिक विचारों को उपयुक्त भाषा शैली में व्यक्त करने की कला बच्चों में डेवलप करनी होगी। बच्चों से पत्र लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन आदि
कार्य हमको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करवाना होगा। मौलिक विचारों को, उनके जो अपने नेचुरल आइडियाज़ हैं उसको बाहर निकालने के लिए उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। इसके अलावा विभिन्न लेख प्रतियोगिताओं, निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में उसको भाग लेने के लिए मोटिवेट करना होगा, उसको भेजना होगा। संस्मरण लेखन, आत्मकथा लेखन, अनुच्छेद लेखन इत्यादि, इन सारे एक्टिविटीज़ में बच्चों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे एक्टिविटीज़ का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि छात्रों की सृजनात्मक योग्यता, छात्रों की रचनात्मक योग्यता को अधिक से अधिक बाहर निकालें। ये सब सारे एक्टिविटीज़ हैं और ये सारे एक्टिविटीज छात्रों के बीच हमें करनी चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए, तभी तो बच्चों के अंदर सृजनात्मकता और रचनात्मक योग्यता जहाँ तक है वो निखर करके सामने आएगा। तो एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है। 3 उद्देश्यों की हमने चर्चा कर ली है। चौथा उद्देश्य ये कहता है सराहनात्मक उद्देश्य। सराहनात्मक उद्देश्य, अब सराहनात्मक उद्देश्य को एक नाम और कहते हैं श्लाघात्मक। श्लाघात्मक उद्देश्य, इस उद्देश्य का मतलब क्या है? इस उद्देश्य के विकास होने से छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि होने के साथ साथ उसकी साहित्यिक अभिवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। हर बालक कुशल लेखक या कवि तो नहीं बन सकता, परंतु साहित्य की सराहना तो कर सकता है। याद रखिए, सराहना, सराहना आप तब करते हैं ना किसी विषय वस्तु के बारे में, जब हम उस विषय वस्तु के बारे में कम से कम थोड़ा बहुत जाने। यदि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति कुछ लिख करके अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, अच्छा बोलता है तब भी, अच्छा लिखता है तब भी, हमको सराहना, हमको उसकी प्रशंसा करने की योग्यता भी तो आनी चाहिए। यदि किसी कवि या लेखक के द्वारा या कवित्री या लेखिका के द्वारा कोई विचारों को अभिव्यक्त किया गया है कहानी या उपन्यास के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, तो उसके अर्थभाव को जो हम ग्रहण करते हैं, उसके यदि फीलिंग्स को हम समझते हैं, तो हमें उसकी सराहना करते हैं कि नहीं करते? हमें को उसकी सराहना करनी चाहिए। और ये सराहना तभी आएगा जब आप भाषा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो भाषा जब बच्चे समझेंगे तो निश्चित रूप से ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अच्छा कवि ही बन जाऊंगा या मैं अच्छा लेखक बन जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे अनेक प्रकार की विधाओं में या अनेक प्रकार के विषयों में अधिक से अधिक जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये है कि कम से कम भाषा शिक्षण के माध्यम से बच्चे में भाषा, उत्तम भाषा, सर्वश्रेष्ठ भाषा किसी की भी हो, चाहे मेरी हो, आपकी हो या किसी के द्वारा कही गई हो, उसको सराहना करने का या उसको प्रशंसा करने का एक मानसिकता उसके पास होनी चाहिए, वो शक्ति उसके पास होनी चाहिए। उसी शक्ति के बाद इसमें हुई। और इसके लिए शिक्षक कौन कौन से एक्टिविटीज़ कक्षा में कराएगा, क्या क्या कराएगा? उचित ताल, लय एवं आरोह के साथ काव्य पाठ करवाएगा। देखिए, काव्य पाठ जब आप करते हैं तो जब उसके अर्थ भाव को आप ग्रहण करते हैं तो एक अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। उस अनुभूति को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको भाषा पर अच्छी पकड़ हो। सराहना करेगा, कितनी अच्छी बात है। उसके बाद साहित्य की विभिन्न विधाओं का रसास्वादन, साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उन सारी विधाओं का हम बच्चों को रसास्वादन करवाएंगे। रसास्वादन, रस जो की बात हम करते हैं, साहित्य में रसों की चर्चा हुई है ना, 9 रसों की चर्चा हुई, वो सारे रस बच्चे कैसे ग्रहण कर सकेंगे, उन सारे रसों के बारे में बच्चे को रसास्वादन करवाना है साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से। कविताएं कंठस्थ करवानी होगी। जो भी कविता आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जो भी कविता के भाव बच्चों को ग्रहण करवाएंगे, वो कविता बच्चों को याद करना होगा, कंठस्थ करना होगा। सबने किया है, आप भी किए हैं, हम लोगों ने भी किया है। कंठस्थ करने से हमें उस कविता के मूल भाव का भी पता चल जाता है और कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कितनी अच्छी कविता है, हमें भी शायद योग्यता होती तो हम भी कविता ये लिखते, ऐसा भाव आता है। काव्यांश, काव्यों के अंश, गद्यांश, गद्यांशों के अंश को भी कंठस्थ करवाना। अक्सर काव्य में बहुत सारे पूरी कविताओं में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बातें 4 लाइन की आ जाती हैं जो काफ़ी अच्छी होती हैं, तो उसको याद करना। या गद्यांश में कोई मुहावरा ही आ गया, कोई सूक्ति आ गई या कोई लोकोक्ति आ गई, तो उन सारी चीज़ों को हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप इन्हें याद कर लीजिए, ये याद करने की वस्तु है, इसको आप याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम इस एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों के अंदर हम सराहना
सराहनात्मक उद्देश्य को डेवलप कर सकते हैं। अगले हम उद्देश्य की बात करें, 5वां उद्देश्य हमारा है समीक्षात्मक उद्देश्य। अब ये समीक्षात्मक उद्देश्य क्या कहता है? समीक्षा से मतलब होता है समालोचना। बालक का भाषा एवं साहित्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कराने की दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि साहित्य की जिस विधा का अध्ययन करे उसकी प्रामाणिकता और उसकी अप्रामाणिकता को भी देख सके, वह यह समझ सके कि वह साहित्य के जिस रूप का अध्ययन कर रहा है उसकी भाषा शैली, भाव एवं विचार उपयुक्त है या नहीं, क्योंकि इस स्तर तक पहुंचने के उपरांत ही बच्चे का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो सकेगा। समीक्षा करना सबके बस की बात नहीं है बच्चों। समीक्षा वही कर सकता है जिसको यह नॉलेज हो कि इस विषय वस्तु में सही क्या उल्लेख किया गया है और गलत क्या उल्लेख किया गया है, तभी आप समीक्षा कर सकते हैं। और यह समीक्षा, यह विधा या यह जो कला है वह कला तभी आएगी जब आप साहित्य की सारी विधाओं का अध्ययन करेंगे और गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे, गंभीर रूप से अध्ययन करेंगे, सीरियसली अध्ययन करेंगे। जब उन सारे मर्मज्ञों को आप समझेंगे, उन सारे विषय वस्तु को आप अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर वो योग्यता ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी समीक्षा करने की, कि इस किताब में ये कवि ने, ये लेखक ने ये चीज़ का वर्णन किया है जो बहुत ही अच्छा है, या इस किताब में इस कवि ने इस लेखन शैली का वर्णन किया है, यहाँ ये होता तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा होता, या यहाँ पर में इन चीज़ों का उल्लेख किया जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो समालोचना करना, समीक्षा करना, और कहा गया है ना कि इस स्तर तक पहुंचने के उपरांत ही बच्चे पर भाषा, अब इस स्तर तक समीक्षा करने का जो स्तर होता है वो सबसे उच्च कोटि का स्तर माना गया है, और इस स्तर तक पहुंचने के लिए बच्चे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, शिक्षक को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम 4 लाइन की कविता बच्चों को दे दें और कहें कि इससे तुमको क्या सीख मिली, अब इसकी तुम समीक्षा करो, इसमें तुम अपने तरफ से क्या जोड़ सकते हो, या इसमें लेखक ने इन चीज़ों को क्यों नहीं रखा, तुम्हारा क्या पॉइंट है, तुम क्या कहते हो इसके बारे में, तुम इसमें क्या गलत चीज़ देखते हो, क्या तुम इसमें सही चीज़ देखते हो। ऐसे सारे क्वेश्चन के जवाब जब बच्चे देने लगे तो समझ जाइए कि बच्चे में समीक्षा करने की योग्यता डेवलप हो चुकी है। तो ये अवसर देना है, तभी आप ये सब सारी चीज़ों को कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षक को क्या क्या करना होगा? पद्य हो, निबंध हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, इन सब चीज़ों को पढ़ करके उसकी भाषा शैली का विश्लेषण करना होगा। विभिन्न तत्वों एवं तथ्यों के आधार पर सामग्री की प्रामाणिकता एवं उपयुक्तता को दर्शानी होगी। साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, सारे विधाओं को आप पढ़ाइए बच्चों को, कोई मना ही नहीं है, लेकिन पढ़ने के उपरांत बच्चों से ये जरूर पूछिए कि उसकी प्रामाणिकता, उसकी उपयुक्तता सही है या नहीं है। वो सही है या नहीं है ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि बच्चे में वो योग्यता डेवलप हो पाई, समीक्षा करने की योग्यता डेवलप हो पाई या नहीं हो पाई, ये बेहद ज़रूरी है। और अंतिम उद्देश्य की हम बात करते हैं, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। छठा उद्देश्य आपका अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य से क्या मतलब है? बच्चों में उपयुक्त दृष्टिकोण, बच्चों में उपयुक्त आदत और बच्चों में उपयुक्त अभिवृत्तियों का निर्माण करना है। दृष्टिकोण एक विचारधारा, साहित्य के प्रति एक विचारधारा, दृष्टिकोण उसको डेवलप करना, साहित्य के प्रति एक स्वस्थ आदत डेवलप करना, साहित्य के प्रति एक उचित अभिवृत्ति का निर्माण करना। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य ही बच्चों में सद्वृत्तियों को विकसित करना है। स्वाभाविक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों में सद्विचारों को उत्पन्न करना, उचित संस्कारों को डेवलप करना, उचित आदतों को डेवलप करना, ताकि इससे देश का वह अच्छा नागरिक बन पाए, एक अच्छा आदर्श नागरिक बन सके। और भाषा का अध्यापक बच्चों में साहित्यिक अभिरुचि को विकसित करने के साथ साथ उनमें उचित शब्द वृत्तियों का भी विकास कर सकता है। याद रखिए, भाषा कौशल में पारंगत कर देना एक अलग बात है, लेकिन भाषा के माध्यम से उचित आदत डेवलप करना, उचित एटीट्यूड डेवलप करना, सद्वृत्ति का विकास करना, ये भी एक मायने रखता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसके लिए शिक्षक को विभिन्न साहित्यिक रचनाओं एवं गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में प्रेम, श्रद्धा, सहृदयता, आस्था, राष्ट्रीय एकता, संवेदनशीलता एवं देश प्रेम जैसी सद्वृत्तियों को सहज ही विकसित कर सकता है। हम लोग कम से कम इस मामले में धनी हैं कि साहित्यकारों ने, भारत के साहित्यकारों ने, इस राष्ट्र के साहित्यकारों ने
ऐसे ऐसी रचनाओं से हमें नवाजा है या ऐसे ऐसी रचनाओं से हमें संग्रह दिया है, खजाना दिया है कि आप जो भी पढ़ें प्रेम मिलेगा, देशभक्ति की भावना मिलेगी, वीर रस की भावना मिलेगी, वीरता का बखान किया गया है, आस्था की बात आई है, राष्ट्रीय एकता की बात आई है, संवेदनशीलता की बात आई है, हर भक्ति की बात आई है, श्रद्धा की बात आई है। हर प्रकार के विशेषताओं के बारे में साहित्यकारों ने अपने लेखन शैली के माध्यम से या लेखनी के माध्यम से अपने अपने विचारों को हम तक लाने का पूरा प्रयास किया है। बच्चों, इन सब चीज़ों से बच्चों के अंदर उचित सद्वृत्तियों का विकास होता है, उचित आदतों का विकास होता है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? विद्यार्थियों को देश प्रेम की भावना जगाएंगे, देश प्रेम से रचित कविता या देश प्रेम पर आधारित कविताओं को सिखाएंगे या कहानियों को पढ़ाएंगे, देश प्रेम पर आधारित नाटक बच्चों को दिखाएंगे, उस पर उसका अभिनय करवा सकते हैं। मानव प्रेम से संबंधित साहित्य प्रेम की ओर उसको अग्रसर करवाएंगे। साहित्य, देखिए साहित्यिक जो प्रेम है, बच्चे को जब आप साहित्य के प्रति जब अधिक से अधिक रुचि उत्पन्न करेंगे तो आप न चाहते, कोई नहीं भी चाहेगा तो वो बच्चा साहित्य के साथ इतना आसानी से जुड़ जाएगा कि वो कहीं भी जाएगा तो वह उस साहित्य की जो साहित्य के प्रति जो उसकी अभिवृत्ति है, साहित्य के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है, वो कहीं ना कहीं दिखेगा। इसीलिए वो सब सारी चीज़ें डेवलप आप कर सकते हैं। मानवता के प्रति सहृदयता की भावना बच्चों में जगा सकते हैं, संवेदनशीलता विकसित कर सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने के माध्यम से राष्ट्रीय और भावात्मक एकता विकसित कर सकते हैं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मान्यता विकसित कर सकते हैं, आस्था विकसित कर सकते हैं। हमारे जो साहित्यिक रचनाएं हैं उन सारे चीज़ों से परिपूर्ण हैं जो इस अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य के माध्यम से आप बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं। कोई भी साहित्यिक रचना उठा करके आप देख लीजिए, हर साहित्यिक रचना का, हर साहित्यिक जो भी लेखनी है, वो सारी रचनाएं जो हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर सद्वृत्तियों का निर्माण करने के लिए, हमारे अंदर संस्कारों को डेवलप करने के लिए, हमारे अंदर उचित आदतों को डेवलप करने के लिए साहित्यकारों ने लिखा है। वो केवल अपने नहीं, साहित्य अपने नहीं, जो कोई व्यक्ति साहित्यकार अपने लिए नहीं लिखता है, साहित्यकार समाज के लिए लिखता है, वो साहित्यकार राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए लिखता है। हमारे लेखनी को कोई पढ़ेगा तो उससे बहुत सारी चीज़ों को सीख सकेगा, समझ सकेगा। तो बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें अभिवृत्ति को डेवलप करना होगा। तो भाषा शिक्षण के ये सभी उद्देश्य एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं, स्वाभाविक है। सारे उद्देश्य, 6 उद्देश्य की बात मैंने करी, सारे उद्देश्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ चलता रहता है और सदैव एक दूसरे के साथ हमेशा सहयोगात्मक रवैया अपनाया रहता है। सभी उद्देश्य जो है, जितने भी उद्देश्यों की बात हमने करी, वो सारे उद्देश्य एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, वो अलग नहीं है, कनेक्ट हैं। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति से विद्यार्थी के व्यवहार में कई तरह के परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के प्रति शिक्षकों को सदा सजग रहना चाहिए। याद रखिए, हमें यह देखना है कि इन उद्देश्यों के माध्यम से बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है। आप एफर्ट तो लगा रहे हैं लेकिन बच्चों में वो परिवर्तन नहीं दिख रहे हैं, बच्चों के बिहेवियर में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि बच्चे में वो बात नहीं आ रही है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से भाषा शिक्षण के, मातृभाषा शिक्षण के 6 उद्देश्यों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। पहला उद्देश्य था ग्राह्यात्मक उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य था अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य रचनात्मक उद्देश्य, चौथा सराहनात्मक, पांचवा समीक्षात्मक और छठा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। ये सारे उद्देश्यों को हम लोग जब पाठ्य योजना बनाएंगे, जब हम सूक्ष्म शिक्षण का, माइक्रो टीचिंग का क्लासेस करेंगे, तो और भी हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ये जो 6 उद्देश्य आते हैं भाषा शिक्षण में। मानव शिक्षण में तो और भी उद्देश्यों की बात हुई है, लेकिन मूल रूप से 2 ही उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी है। लेकिन भाषा शिक्षण में ये सारे उद्देश्य समाहित हैं। तो इन सारे उद्देश्यों को हम लोग जब हम लोग
टीचिंग के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, जब PUT वगैरह होगा उसके पहले आप लोगों को कहीं ना कहीं उद्देश्यों के बारे में और विस्तार से बताया जाएगा, और उद्देश्य कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। उद्देश्य लेखन कौशल भी एक होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे भी और जानेंगे भी। तो बच्चों, निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से बहुत सारे लाभ होंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको दूसरे को भेजें और अधिक से अधिक इस ज्ञान को बांटें। ज्ञान बांटने की चीज़ है बच्चों। और फीडबैक तो आप दे ही रहे हैं, आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं, और मेहनत करिए, जितना करेंगे उतना कम है। आप लोगों के लिए, आपके लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कॉलेज के सभी शिक्षक मेहनत कर रहे हैं। तो अपना पूरा एफर्ट लगाइए। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजाना पड़ता है। तो हम जितना मेहनत करते हैं, हमारे शिक्षक जितना मेहनत करते हैं, आप भी उससे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। तभी ये जो शिक्षा रूपी पहिया है या शिक्षण रूपी जो पहिया है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।